हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया पर आज हम बात करेंगे। तो आज अपने लेक्चर में हम सबसे पहले भारत में विज्ञान की प्रगति में क्या बाधाएं थी, आज हम इस पर बात करेंगे। जब हम भारत में विज्ञान की प्रगति या विज्ञान की धीमी प्रगति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें उस पर दो दृष्टियों से हमें पहले इसको देखना चाहिए कि एक तो भारत में औपनिवेशिक राज की स्थापना के पहले भारत में विज्ञान की धीमी प्रगति के क्या कारण रहे और औपनिवेशिक राज की स्थापना के बाद विज्ञान की प्रगति में क्या बाधाएं आईं। हम अगर इन दो पहलुओं पर भारत में विज्ञान की प्रगति में बाधा को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भारत में ब्रिटिशों का राज स्थापित होने से पहले विज्ञान की प्रगति में क्या बाधाएं थी, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी तक का जो समाज था, जो समाज का ढांचा था, वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो गया था। इसलिए यहाँ पर विज्ञान के बारे में जो चर्चा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो ढांचा उनका था, इस ढांचे में ही विज्ञान का जन्म हुआ और वो जो विज्ञान का जन्म हुआ वो समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए हुआ। समाज में जिस प्रकार की आवश्यकताएं थी, जिस प्रकार का दबाव महसूस किया व्यक्ति ने किसी वस्तु की आवश्यकता का, उसी हिसाब से उसी अनुपात में विज्ञान का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत की वैज्ञानिक उन्नति या उसके वैज्ञानिक समृद्धि की बात हम सब ने पिछले लेक्चर में जानी और इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि भारत में चाहे हम इसके स्थापत्य की बात करें, एक से एक बड़ी बिल्डिंग्स के निर्माण जो हुए किस प्रकार के बिना सहारे और बिना उसमें किसी मजबूत सामानों का उपयोग किए, कैसे उन लोगों ने तकनीक का सहारा लेकर के बनाया कि आज तक वो इतने पुराने हजारों साल की बिल्डिंग्स होने के बाद भी वो बिना किसी प्रकार के हानि के खड़ी हैं। तो इस तरह जब प्राचीन काल का हमारे पास विज्ञान के उदाहरण हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो क्या वजह रही कि भारत में 18वीं शताब्दी तक आते आते विज्ञान की प्रगति में बाधा के तौर पर हमको आज इसके कारणों को ढूंढना पड़ता है कि क्या क्या बाधाएं आईं। तो हम यूरोपीय विज्ञान के बारे में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि यूरोपीय विज्ञान अपने विकास के क्रम को निरंतर उसने बनाए रखा था और यूरोप में जो विज्ञान का विकास था, हम जानते हैं कि भारत का विज्ञान का विकास प्राचीन काल में यूरोप से भले ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि कई मामलों में तो उनसे काफ़ी अच्छा ही हमारा विज्ञान प्राचीन काल में था, ऐसा हमें ऐतिहासिक तथ्यों से जानकारी मिलती है। लेकिन जब यूरोपीय विज्ञान ने अपने विकास के क्रम को जारी रखा तो हिंदुस्तान जो है उस समय अपने विज्ञान के विकास को उनके अनुपात में आगे जारी नहीं रख पाया। यूरोपीय विज्ञान के विकास के क्रम में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बहुत पिछड़ गया और इसी परिस्थितियों में ब्रिटिश लोगों ने इस देश को जब गुलाम बनाया तो अपने देश की जो उनकी विकसित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है, उनके जो उद्योग हैं, इन सब के बूते पर उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। तो अब ये सवाल उठता है कि 16वीं शताब्दी में यूरोप और भारत में क्या अंतर था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों ही देशों के समाज, दोनों देशों के विज्ञान में जो अंतर है, इसको जानने के लिए इतिहास का बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। और हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो प्रगति है वो तब होती है जब मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए समाज पर एक प्रकार का प्रेशर पड़ता है। जब इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं होती और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर काम करने की सहूलियत के लिए वो नई नई चीज़ों के बारे में जब सोचता है और इस तरह आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रकार का दबाव बढ़ता है, तब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और ज्ञान अपने आप को और विकसित करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भारतीय परिस्थितियों को अगर हम देखें तो विभिन्न भागों में अलग अलग शासकों का राज्य था और उनमें निरंतर आपस में प्रतिद्वंदिता थी, वो युद्ध करते रहते थे। तो ऐसे समय में भारतीय समाज में निरंतर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हमने देखा 18वीं शताब्दी के आसपास। और दूसरी बात है कि विज्ञान की प्रगति जो यूरोप और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, जैसा हमने अभी कहा कि 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के समय में भारत और यूरोप के विज्ञान में क्या अंतर था, या दोनों यूरोप और भारत के समाजों में क्या अंतर था, तो कहीं ना कहीं उस समाज की संरचना की जटिलता में भी विज्ञान की प्रगति जो है वो उसकी
उसका जो कम या ज़्यादा होना, उसके विकास का जो स्तर है वो उसमें छुपा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक देश समाज की परिस्थितियाँ और वहाँ का ढांचा अलग अलग हो सकता है। तो भारतीय संदर्भ की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज के विभिन्न के भागों में तमाम प्रकार की ऐसी परंपराएं प्रचलित थीं जो भारत में विज्ञान की प्रगति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। हम भारत की बात करें तो जैसा हमने अभी कहा कि विभिन्न भागों में राज्यों के शासकों के बीच युद्ध हुआ करता था। दूसरी बात है, भारत में उस समय जनसंख्या काफ़ी कम थी और हम ये भी जानते हैं कि भारत की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। थोड़ी सी ज़मीन में ही काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती थी और जो भारतीय किसान थे वो इस थोड़ी सी पैदावार में, थोड़ी सी ज़मीन में ही अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। हम भी जानते हैं कि भारतीय समाज अपनी ज़रूरत के सामान को अपने आसपास की परिस्थितियों में से ही वो पूरा कर लिया करता था और एक प्रकार का संतोषपूर्ण जीवन वो व्यतीत करते थे। उनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जनसंख्या कम थी, भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और थोड़ी सी ज़मीन से होने वाली पैदावार से भारतीय किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। तो ऐसे में उनके लिए जो भोजन है, वस्त्र है, इन सब की ज़रूरतें काफ़ी कम हुआ करती थी और वो अपने ही बूते इन ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। और इस तरह से हम देखेंगे कि उनके ऊपर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई बहुत अधिक दबाव नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात है, भारत की सामाजिक दशा को अगर हम देखें तो भारत की सामाजिक दशा में एक इनकी जो जाति प्रथा का जो सिस्टम भारत में पाया जाता है, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी थी। जाति प्रथा भारत में विज्ञान की प्रगति की धीमी गति या विज्ञान की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा के रूप में उस समय विद्यमान था। हम देखते हैं कि जो धर्म का प्रभाव है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा था और विशेषकर हम शहरी क्या ग्रामीण शहरी क्या अलग अलग बांटे, ग्रामीण शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जाति प्रथा काफ़ी ज़्यादा गहरे जड़ें जमाए हुए थी और जाति व्यवस्था ने एक तरह से भारत की बहुत बड़ी आबादी को अपने भाग्य से समझौता करने के लिए प्रेरित किया या बाध्य किया। लोग इस बात को मान चुके थे कि अगर हम निम्न जाति में पैदा हुए हैं या हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो ये हमारे भाग्य की परिणति है, ये हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है। तो इस प्रवृत्ति ने जो जाति प्रथा की जो व्यवस्था है और इससे समझौता कर लेने की जो प्रवृत्ति है, इसने सामाजिक भेदभाव को बढ़ाया और ये जो सामाजिक भेदभाव है या अपनी परिस्थितियों से लड़ करके एक नए समाज के निर्माण करना चाहिए, वो उसकी तरफ से यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो विमुख दिखाई पड़ती इस तरफ से है। तो जो संतोष की भावना लोगों में थी, अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेने की भावना, इन सब ने कहीं ना कहीं समाज में वर्गीकरण को बढ़ावा दिया, समाज में बंटवारा इस तरह से बढ़ा और ये जो विचार था, इसको ये मान्यता थी कि ये हमारे किसी पूर्व जन्म के पापों का फल है, हमारे कर्मों का फल है और ये मृत्यु पुनर्जन्म का जो फेर है हमारे धर्म में कि मृत्यु होती है फिर पुनर्जन्म होता है और अपने कर्मों के हिसाब से हमें उसके फल मिलता है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये लोगों के मानसिक जो क्षितिज है उसको व्यापक होने से रोकता था। इस प्रकार की जो सोच है लोगों के मानसिक क्षितिज को इसने बहुत सीमित कर दिया। वो ये नहीं समझ पाते थे कि इसकी जड़ें हमारे समाज में ही कहीं हैं। एक प्रकार से तर्क करने की क्षमता या तर्क करने की तरफ उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि ये परिस्थितियां हो सकता है कि हमारे मृत्यु पुनर्जन्म धर्म कर्म से अलग हटकर किसी अन्य कारणों से भी विद्यमान हो सकती हैं। तो ये जो संतोष की भावना थी, इसके कारण ना तो कोई नई तकनीकी को बढ़ाने पर लोगों ने जोर दिया, ना ही किसी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को लाने पर। तो ये विज्ञान की एक धीमी प्रगति में हम या विज्ञान की प्रगति में एक बाधा के तौर पे देख सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हमारे देश में अधिकांश काम हाथों से किए जाते थे और उस पर मशीनों का प्रभाव चाहे बहुत ही छोटे स्तर पर ही देखें, वो ना के बराबर हमें दिखाई पड़ता है उस समय है। और राज्य आपस में लंबे समय तक युद्ध करते थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि किसी प्रकार हम शांति बनाए रख सकें, बस राज्य में शांति कायम रहे और बाहरी हमलों से रक्षा कर पाएँ। तो इन सब परिस्थितियों में जो उनका मेन एक उद्देश्य था अपने राज्य को बचाए रखना। ऐसे में किसी नई चीज़ का आविष्कार करना या विज्ञान को बढ़ावा देना, ये हम देखते हैं कि राजाओं का ध्यान इस पर नहीं गया।
फिर भी काफ़ी हद तक कहीं कहीं पर कुछ काम हुए। लेकिन अगर एक व्यापक पैमाने पर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि राज्य आपस में जो युद्धरत रहा करते थे, उससे विज्ञान और अन्य दूसरे क्षेत्रों पर प्रगति करने का पर उन्होंने इसकी उपेक्षा की। और किसी भी समाज में हम देखेंगे कि जहाँ स्थिरता और ठहराव आ जाता है, तो वहाँ पर फिर विकास जो है वो अपने पिछली अवस्था जहाँ है वहीं पर रुक जाता है। और दूसरी बात है, जो बड़े बड़े उस समय के धनी व्यक्ति थे, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी इन सबको बढ़ावा दे सकते थे, सहयोग दे सकते थे, उन्होंने कभी बदलाव की ज़रूरत नहीं समझी। और ये जो अपरिवर्तनशील समाज है, जो बदलाव का ना होना है, ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी था। जो धनी व्यक्ति हैं वो नहीं चाहते थे कि समाज में किसी तरह की बदलाव हो, और ना ही उनको इस बदलाव की ज़रूरत थी। और जो गरीब व्यक्ति था उस समय, उनके पास तो ये अधिकार ही नहीं था कि वो उस बदलाव की ज़रूरत को महसूस करें या और उसको बदलाव को करने का कोई प्रयास करें। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसी के साथ भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ, तो कई क्षेत्रों में इस्लाम ने नए वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, नए वैज्ञानिक विचारों को भी बढ़ावा दिया, जिसको हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा कि कई इतिहासकार सिरे से नकारते हैं कि इस्लामिक जगत के भारत में स्थापित होने के बाद से भारत में वैज्ञानिक प्रगति बहुत ही निम्न हो गई, विज्ञान नहीं ना के बराबर था। जबकि इस्लाम के आगमन के बाद तरह तरह के नवीन वैज्ञानिक जो प्रवृत्तियां हैं, उन्होंने भी विज्ञान में अपने जगह को बनाया। लेकिन हम यहाँ एक बात हम अगर देखें, तो जो इस्लाम का जो प्रभाव है हमारे देश पर पड़ा, और जो इस्लामिक जो यहाँ पे जो शासक आए, उनकी एक अगर हम प्रवृत्ति को देखें तो हम ये पाते हैं कि एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो यहाँ के आम जनता के जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से वो बचते हैं। वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता के जीवन में किसी तरह का कोई बाधा या रोक टोक नहीं पहुंचाना चाहते। और उनके कठोर उनके धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं यहाँ के भारतीय लोगों के थे, वो उनमें किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से वो बचते थे। खासकर उन फील्ड में, उन एरियाज़ में जहाँ हिंदुओं का अपना एक अलग मोनोपोली थी या प्रभुत्व था। और बल्कि कहीं कहीं पर तो अपने ये उदार विचारों से, जिसको आज हम सांस्कृतिक समन्वय या धार्मिक रूप से उदार किसी शासक को अगर हम कहते हैं, मुस्लिम शासक को, तो अपनी इस उदार विचारधारा से उन्होंने जाति व्यवस्था को संरक्षण भी दिया। क्योंकि जाति व्यवस्था एक बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं के लिए उनके प्रभुत्व का एक सवाल था। और हमने अभी चर्चा की कि किस प्रकार से जो जाति व्यवस्था है उसने इस विज्ञान की प्रगति को भी रोके रखा और सामाजिक जड़ता को विद्यमान होने में मजबूती उसने बल्कि दी। तो इस तरह से जाति व्यवस्था को संरक्षण भी बल्कि कई मुस्लिम शासकों ने दिया, जो भारत में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, उनको एक दूसरे का सहयोग मिल रहा है। वो प्रशासन के क्षेत्र में देखें, चाहे सेना के क्षेत्र में देखें, दोनों में आपस में लोगों में सहयोग है। और ये सहयोग एक दूसरे की अनिवार्यता बन जाती है। मुस्लिम शासकों के लिए इसलिए भी अनिवार्य है साथ साथ में रहना, क्योंकि वो यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। और दूसरी बात है, जो मुस्लिम बादशाह हैं उन्होंने हिंदुओं को भी अपनी सेनाओं में रखा, और दूसरी बात, हिंदू राजाओं ने मुसलमान सेना नायकों को भी अपनी सेनाओं में रखा। तो इससे संस्कृतियों का आदान प्रदान आपस में होता था, दोनों एक साथ रहते थे। और इस तरह हम देखेंगे कि एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों, लोकाचारों में किसी प्रकार का इन लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि हस्तक्षेप करने से ये बचते रहे, क्योंकि इनको मालूम था कि हस्तक्षेप करने का गंभीर एक परिणाम, राजनीतिक परिणाम निकल सकता है। तो दखल देने से ये जो बचने की भावना थी, इससे भी जो हम देखें हिंदुओं में जो पुरोहित है और मुसलमानों में भी जो उस समय के धार्मिक वर्ग है, ये दोनों अपने ही प्रभुत्व को, अपने धार्मिक ऐसी बातों को जो तर्क से परे होती थी, जिन पर कोई तार्किक बात करना तो दूर की बात है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना भी वो पाप के दायरे में आता था। तो क्योंकि अगर किसी प्रकार की धार्मिक बातों को प्रश्न चिन्ह लगाया जाए या उसको सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए, तो जो धर्म से जुड़ा हुआ जो वर्ग था, चाहे वो मौलवी कह लें, चाहे पुरोहित कह लें, इनकी सत्ता कमज़ोर होती थी। तो इसलिए भी इन लोगों ने एक दूसरे के सहयोग से अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए विज्ञान की तरफ से मुंह मोड़े रखा, और तार्किक बातों की तरफ कभी भी इन लोगों ने जोर नहीं दिया। और शायद उस समय जो प्रिंटिंग प्रेस का ना होना भी बहुत एक प्रिंटिंग की कला से ये या मुद्रण कला या छापे खाने का जो आविष्कार नहीं था, उससे भी इनको बहुत बड़ी हानि हुई विज्ञान की प्रगति में।
और यूरोप में हम देखेंगे या खासकर यूरोप में जो प्रिंटिंग की जो कला है उससे ये परिचित हैं। बाद में पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले किताब प्रकाशित कराई और छापे खाने का आविष्कार यहाँ पर किया। लेकिन प्रारंभ में जो मुद्रण कला है ये कुछ खास विज्ञान के संदर्भ में हम देखें कुछ खास योगदान नहीं दे पाई। और भारत में अभी भी पुरानी हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियाँ थी जो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती थी। दूसरी बात, जो भारत की शिक्षा है काफ़ी हद तक धार्मिक अध्यापन तक ही सीमित थी और उनमें जो पढ़ाई लिखाई के जो विषय थे, हम देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई के विषयों में मेन फोकस उनका धार्मिक शिक्षा देने पर था। तो इस प्रकार की जो धार्मिक शिक्षा है वो किसी भी प्रकार के बौद्धिक तर्क विवेक करने की क्षमता को सीमित कर देती थी। धार्मिक अध्यापन या धार्मिक बातें, किताबों में लिखी गई बातों को कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, सिर्फ यही एक आधार उस समय धार्मिक बातों को पढ़ने का था। और इस तरह का धार्मिक अध्यापन जो था वो बौद्धिक वातावरण नहीं लोगों को दे पा रहा था उस समय। और दूसरी बात ये भी है कि धार्मिक अध्यापन जो भी उस समय लोग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उस पर किसी भी तरह का प्रश्न करना चुनौती देने के समान था धर्म को। इसलिए भी नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने, नए सिद्धांतों को लाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। और स्वतंत्र विचारों को प्रकट करने की तो दूर की बात ये है। स्वतंत्र विचारों को प्रकट करने का मतलब ये था कि हम ईश्वर की बताई गई बातों, ईश्वरीय विधान को या वेद ग्रंथ, जिसको इन लोगों ने अपौरुषेय कहा, कि जो ईश्वर के जो पुरुषों या जो इंसानों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो इस प्रकार धार्मिक अध्यापन में या धार्मिक जो किताबों में जो कही गई बातें हैं उनको प्रश्नगत करने या उनको क्वेश्चन करने का मतलब है कि हम ईश्वरीय विधान या ईश्वर की बातों पर हम सवाल उठा रहे हैं। और अगर ईश्वर की बातों पर हम सवाल उठाएंगे तो इसका घातक परिणाम निकल सकता है। तमाम प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं और ये जो आपदाएं हैं ये मानव जीवन को नष्ट कर सकती हैं। इस प्रकार की विचारधारा बहुत गहरे बैठी हुई थी लोगों में। यहाँ पर एक चीज़ लेकिन हम देखते हैं कि ज्योतिषी शास्त्र पर या ज्योतिष विज्ञान पर लोगों की अच्छी पकड़ थी। और जो ज्योतिष विज्ञान है या ज्योतिष शास्त्र है, इस पर लोगों का काफ़ी विश्वास हुआ करता था। किसी भी कार्य को वो ग्रह नक्षत्र की दशाओं को देख करके ही वो करते थे। और ज्योतिष शास्त्र को जो इतना सम्मान प्राप्त था, शायद इसी वजह से हम देखते हैं ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष शास्त्र है, इसकी वजह से एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ। ज्योतिष शास्त्र में जब ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों का अध्ययन जब लोग करते थे तो संभवतः इसी वजह से खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ होगा। और इसने थोड़ा बहुत खगोल के भारत में विज्ञान खगोल शास्त्र के विकास में थोड़ी एक सहूलियत पैदा की या एक सहयोग दिया ज्योतिष शास्त्र के भारत में प्रचलन ने खगोल शास्त्र के विकास में। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो भारत में की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक तरह से परंपरागत विषयों को लेकर के ही शिक्षा यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। और हम जिस तरह से जानते हैं कि गुरु शिष्य के बीच संबंध था, गुरु की बातों पर कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, गुरु की बातों पर को आंख मूंद करके उन्हें याद कर लेना है। और पढ़ाई का करने का मतलब था चीज़ों को याद करना, कभी भी उसे समझने पर बल नहीं दिया गया, चीज़ों को याद करने के लिए कहा गया। और हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह के विषय थे वो विषय किसी भी छात्र को मानसिक रूप से व्यापक बनाने, सोचने, विचारने, अन्वेषण करने, रिसर्च करने पर बल नहीं देते थे। और पढ़ाई के विषय के तौर पर अगर हम देखें तो केवल एक गणित ही ऐसा विषय था जिस पे थोड़ा जो बच्चे हैं जो उस समय पढ़ते थे और उसमें कुछ नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी वो करना चाहते कर सकते थे। बाकी जो विषय हम देखते हैं कि वो धर्म ग्रंथ हुआ करते थे, उनकी पढ़ाई करवाई जाती थी। और ख़ासकर प्राइमरी स्तर पर अगर हम देखें तो प्राइमरी या प्राथमिक स्तर पर जो पाठशालाएँ हुआ करती थी गाँव में, ये पाठशालाएँ ही कुल मिलाकर समाज की ज़रूरतों को पूरा कर देती थी। और जो शिक्षकों का रवैया हुआ करता था वो रवैया इतना कठोर हुआ करता था कि छात्र किसी प्रकार का प्रश्न करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर बालक या हर छात्र हर छात्र का एक अलग अलग प्रकार का मानसिक क्षितिज होता है, जो किसी किसी का बहुत व्यापक होता है, वो कई तरह से सोच सकता है।
लेकिन यहाँ पर जो छात्र अपने गुरु के हिसाब से लगता था कि जो ये पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है, तो उस पर उन लोगों ने अधिक ध्यान दिया। और कई ऐसे छात्र जो गणित या उस समय के परंपरागत विषयों से हटकर किसी दूसरे विषय में बहुत अच्छा कर सकते थे, उनको हमेशा दंडित किया गया या उनको कहा गया कि ये पढ़ाई करने के योग्य नहीं है, ये बुद्धिमान नहीं है या ये बेवकूफ़ छात्र हैं। तो इस तरह से ऐसे छात्र जो नवीन आजकल के जो विषय हैं हम देखते हैं, जो विज्ञान है, तमाम तरह के इस प्रकार के जो उनके अंदर सवाल उठते थे, उन छात्रों की बर्बर तरीके से पिटाई की जाती थी और उन्हें ऐसा माना जाता था कि ये पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के जो छात्र हैं उनकी प्रतिभा का इस प्रकार से दमन भी कर दिया जाता था। तो गणित के अलावा जो धार्मिक और पौराणिक कथाएँ थी, रामायण महाभारत, ये गाथाएँ पढ़ाई जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पाठशालाएँ भी धार्मिक ज़रूरतों को ही पूरा कर रही हैं, धार्मिक अध्यापन करा रही हैं। और सेम यही स्थिति हम देखेंगे जो हिंदुओं में प्राइमरी पाठशालाएँ या प्राथमिक जो शिक्षा के केंद्र थे वो पाठशालाएँ हुआ करती थीं, और मुसलमानों में हम देखेंगे जो प्राथमिक शिक्षा है वो मकतब में मिला करती थी। मकतब की भी स्थिति हम देखेंगे बिल्कुल वैसी ही जैसे प्राथमिक पाठशालाओं की। हिंदुओं में प्राथमिक पाठशालाओं में रामायण और महाभारत पढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं पर मकतब में प्राइमरी पाठशालाओं में हम प्राइमरी जो है शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, उसमें मुस्लिम धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। और अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रमुख हुआ करती थी, जिसके लिए टोल नामक उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे वो टोल कहलाते थे, टोल। और इसी प्रकार जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम समाज में उच्च शिक्षा के जो केंद्र हैं वो मदरसे कहलाते थे। यानी पाठशालाएँ प्राइमरी शिक्षा के केंद्र हुआ करती थी हिंदुओं में, और टोल हैं वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। और मुसलमानों में मकतब प्राइमरी शिक्षा के केंद्र थे और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तो इन मदरसों में अरबी और फ़ारसी की शिक्षाएं दी जाती थीं। और जिस तरह हम देखते हैं कि जो अरबी फ़ारसी की जो शिक्षा है वो भी उसमें उनको अधिकतर जो कट्टर मुसलमान हुआ करते थे वो अरबी की शिक्षा ग्रहण ज़्यादा करते थे, क्योंकि उनके अधिकांश जो धर्म ग्रंथ हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। बाकी फ़ारसी उस समय की आम बोलचाल या सरकारी कामकाज की जो भाषा थी, सरकारी कामकाज की भाषा फ़ारसी हुआ करती थी। तो फ़ारसी का अध्ययन उस समय होता था, और उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों ही फ़ारसी की शिक्षा हासिल करना चाहते थे, क्योंकि फ़ारसी की शिक्षा हासिल करके वो प्रशासनिक क्षेत्रों में कुछ पद हासिल कर लेते थे। तो ये जो हम जो स्वरूप देख रहे हैं, जो खासकर जो विषय हैं, ये विषय इस प्रकार के नहीं थे कि ये वो छात्रों के मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाएं, वो उनको तार्किक बनाएं, उनके अंदर जिज्ञासा को पैदा करें, अनुसंधान या विज्ञान की तरफ उनका ध्यान ले जाएं। तो ये सारी बातें जो उनकी क्षमताओं को बहुत सीमित कर देती थी। जो कि हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान था, उनके अच्छे पहलुओं की भी उपेक्षा कर दी गई। यदि पुराने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को ही ये पढ़ाते और उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते, अगर वो मुद्रण कला का आविष्कार करते और उस पर किताबें लिखी जाती उसमें, और वो किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती, तो जो प्राचीन हमारा जो ज्ञान है, जो समृद्ध विज्ञान था, वो शायद अगली पीढ़ियों तक आता और अधिक विकसित होता। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि धार्मिक आस्था और जो बाहरी प्रभाव है वही हावी रहा हमारी शिक्षा पर, और इसके परिणाम स्वरूप जो उच्च शिक्षा है वो केवल पुराने उद्देश्यों को ही पूरा कर सकी। बदलती परिस्थितियों के अनुसार नए उद्देश्यों को हासिल करने में वो शिक्षा असमर्थ उस समय रही। ये अलग बात है कि जो पाश्चात्य विद्वान जब यहाँ पर आए और ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए, तो उन लोगों ने भारतीय शिक्षा की प्रगति पर ध्यान दिया। और भारतीय शिक्षा की प्रगति यदि हम कहें या भारत में शिक्षा की तरफ जो ध्यान दिया, उसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो भारत में शिक्षा का विकास करने आए। वो हमने पहले ही पिछले लेक्चर में हमने ये बात की है या कर चुके हैं कि विज्ञान की तरफ भी उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की वजह से ध्यान दिया, क्योंकि जब यहाँ पर उन लोगों ने उपनिवेश स्थापित किया तो उपनिवेश के स्रोत है, उपनिवेश के जो आर्थिक संसाधन है, उसको किस प्रकार अधिक से अधिक अपने आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, चाहे वो यहाँ के वनस्पतियाँ हों, चाहे वहाँ के जो खदान हो, खदानों में दबे तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ हों, किस किस प्रकार के क्षेत्रों में किस किस प्रकार के कच्चे माल पाए जाते हैं, उनको किस तरह हम अपने आर्थिक ज़रूरतों के लिए दोहन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को अधिक से अधिक भारत के आर्थिक स्रोतों को अपने लिए यूज़ कैसे किया जाए, ये जानने के लिए या इस चीज़ को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरत को उन लोगों ने भारत में विज्ञान की प्रगति पर
थोड़ा बहुत काम किया। तो अभी तक हमने बात की भारत में ब्रिटिशर्स के आगमन के पहले विज्ञान की प्रगति में क्या बाधाएं थीं। तो इन सब हमने देखा कि भारत की सामाजिक जो जड़ता थी, धार्मिक जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, कैसे इन्होंने भारत को एक परंपरावादी समाज बना करके रखा हुआ था और एक वर्ग विभाजित समाज था। तमाम प्रकार के वर्ग थे, लोग रूढ़िवादी थे और अपनी रूढ़िवादिता से वो बाहर नहीं आना चाहते थे। धर्म कर्म पर इतना अधिक विश्वास था कि वो सोचते थे कि अगर हम इससे बाहर आने का प्रयास करेंगे, सवाल खड़ा करेंगे या नए सिद्धांतों को स्थापित करेंगे तो ये हमारे लिए अल्लाह एक तमाम तरह की परेशानियां लेकर के आएगा, जिसको वो धर्म से जोड़ते थे। अब हम बात करेंगे कि भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद विज्ञान की प्रगति में क्या बाधाएं आई। अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारत में विज्ञान की प्रगति में क्या बाधाएं थीं। अब भारत में जब औपनिवेशिक राज्य की स्थापना हो गई तब विज्ञान की धीमी प्रगति के क्या कारण रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में विज्ञान की प्रगति की जो बाधाएं हैं। तो ब्रिटिशर्स के जो अपने उद्देश्य थे, सबसे पहले हमें यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अंग्रेज़ों के उद्देश्य क्या थे भारत में। यहाँ पर अंग्रेज़ों का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने आर्थिक हित को पूरा करना था और उपनिवेशिक के साथ गुलाम और जो मालिक की जो संबंध है वो आर्थिक हितों पर ही आधारित रहता है। तो यहाँ जो इनकी शिक्षा या विज्ञान की जो प्रगति में जो बाधा है वो इनके अपने औपनिवेशिक हितों के साथ जोड़ करके हमें देखना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद विज्ञान की प्रगति में जो बाधाएं हैं, इसमें सबसे बड़ी बाधा हम देखते हैं कि शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है। तो शिक्षा नीति का उद्देश्य अंग्रेज़ों ने अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के हिसाब से ही तय किया। जैसे कि यदि हम कहें कि शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को विवेकी तर्कशील बनाना, कि वो विवेक के आधार पर और तर्क कर सके और साथ साथ उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, स्थापित जो तथ्य हैं, परंपराएं हैं, उनको लेकर के वो उसके अंदर तर्क और जिज्ञासा और अन्वेषण करने या उसको रिसर्च करने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स आए उनकी शिक्षा नीति का उद्देश्य हम देखेंगे केवल अपने लिए एक सहयोगी वर्ग को तैयार करना था। जैसे कि हमने देखा कि जब उन लोगों ने PWD का विकास भारत में किया तो उसमें जो पुल बनाना है, सड़कें बनानी हैं, तमाम प्रकार की बिल्डिंग्स बनानी हैं, यहाँ पर मेन जो काम है करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश इंजीनियर हैं, उनके साथ सहयोग करने के लिए जूनियर इंजीनियर या सेवकों की जो आवश्यकता होती थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए उन लोगों ने भारत में तकनीकी जो शिक्षण संस्थाएं खोली। तो उनका उद्देश्य कोई भारत में को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाना या भारतीय लोगों में को तकनीकी शिक्षा देना नहीं था कि जिससे उनके मानसिक क्षितिज व्यापक हो। वो सिर्फ अपने अधिकारियों, अपने वैज्ञानिकों के सहयोग के लिए यहाँ पर एक कनिष्ठ सहयोगी यहाँ पर पैदा करना चाहते थे। तो जो ये अपनी द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं से ये पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। तो खासकर शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था, हम देखते हैं कि चरित्र निर्माण उसका सबसे बड़ा एक उद्देश्य था कि किस तरह केवल इनका जो फोकस था, ब्रिटिशर्स का भी हम देख सकते हैं और इसके पहले जो भारत में ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना। अभी तक ब्रिटिशर्स के आने के पहले शिक्षा नीति का जो उद्देश्य चरित्र का निर्माण, वो तो हम समझ चुके हैं कि धर्म कर्म की शिक्षा दीक्षा देना। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद चरित्र का निर्माण किस प्रकार से शिक्षा नीति का उद्देश्य हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटिशर्स हमेशा से अपने आदेश का पालन करने वाला एक वर्ग चाहते थे कि उनके आदेशों का त्वरित पालन करें। जो आदेश ब्रिटिशर्स दे रहे हैं बिना सवाल जवाब किए उनके द्वारा दी गई शिक्षा को हासिल जब कर ले वो, तो तुरंत वो हमारे लिए वो काम करना शुरू कर दें और एक तुरंत आदेश मारने वाला एक आज्ञाकारी चरित्र उनके अंदर विकसित करें भारतीयों के अंदर। तो शिक्षा नीति का उद्देश्य यहाँ वैज्ञानिक एक टेम्परामेंट लोगों के अंदर पैदा करना ये कभी नहीं रहा ब्रिटिशर्स का। उन लोगों ने भारतीयों के अंदर एक आज्ञाकारी, एक गुलाम को पैदा करने का उनका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा। तो जो शिक्षा नीति का उद्देश्य यहाँ पर गलत था, जो कि विज्ञान की प्रगति में बाधा बन रहा था। दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि धन की कमी और धन अलग अलग वैज्ञानिक विषयों को लेकर, क्षेत्रों को लेकर धन का जो कमी है और उसका असमान वितरण है, ये बहुत बड़ा कारण बना विज्ञान की प्रगति को रोकने का। जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर कि ब्रिटिश सरकार से
धन की दरकार उस समय वैज्ञानिकों को हुआ करती थी कि अगर हम खाद्यान्न विज्ञान को देखें, चिकित्सा जियोलॉजी डिपार्टमेंट को देखें, जैसे ASI की स्थापना हुई या ASI या GSI की स्थापना हुई, जिसमें इनको धन की आवश्यकता पड़ती थी। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड थे जहां पर ब्रिटिश सरकार से धन की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हीं एरियाज़ में धन जारी करती थी जो उसके लिए डायरेक्ट तरीके या प्रत्यक्ष रूप से उसको आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले होते। जैसे बहुत सारी ऐसे फसलें थी जो लोगों का पेट भर सकती, उसमें किस प्रकार से सिंचाई की उन्नत तकनीकें लाए जाए, उर्वरक लाए जाए, तो उन्नत तकनीकों के बीज यहाँ पर लाए जाएं। और इसके अलावा भारतीय कृषि में हम देखेंगे जो हल जोतने के लिए हैं, तो किस प्रकार ट्रैक्टर का उपयोग करके जो खरपतवार हैं, जो घास हुआ करती थी, जो उस समय हम देखते हैं कि बहुत गहरे तक जड़ें उन घास की हुआ करती थी, जिससे खेती करना काफ़ी मुश्किल होता था किसानों के लिए। इन सब समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो त्वरित केवल रेवेन्यू उनको चाहिए था, वो यहाँ किसानों की समस्याओं को दूर करने नहीं आए थे। उन्होंने अगर धन लगाया तो उन्होंने ऐसी चीज़ों पे धन लगाया जिनसे उनको प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता था, जैसे कि नील है या इंडिगो, जिसका बड़े पैमाने पर ये व्यापार करते थे। कपास है, कपास की खेती के लिए इन्होंने बल्कि धन दिया, जिससे कि उन्नत किस्म के कपास कैसे उपजाए जा सकें। चाय है, चाय की पैदावार के लिए, यानी ऐसी नगदी फसलें या जो क्रॉप कैश हुआ करती थी जिससे कि उनको तुरंत नकद मिल सके, और इससे पेट भरने का किसी का सवाल नहीं उठता, केवल इससे इनको अपने आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती। तो ऐसे जगहों पे इन्होंने धन जारी किया, जबकि मानवता के लिए लाभ के लिए, या हम देखें जो ऐसी फसलें हैं जो लोगों का पेट भर सकती थी, किसानों की समस्याओं को दूर कर सकती थी, लेकिन ये काफ़ी लंबा समय चाहती थी और धैर्य भी चाहती थी, जो कि अंग्रेज लंबा समय और धैर्य अगर वो रखते तो सिर्फ अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने आर्थिक हितों के लिए। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने कभी भी कृषि, सिंचाई या उन्नत तरीके के बीजों पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी जगहों पर उन्होंने बहुत कम धन दिया और धन का समान वितरण किया। तो और प्रशासन का ध्यान भी इन चीज़ों पर, उनका सपोर्ट भी कभी नहीं दिया। और दूसरी बात है, प्रशासनिक सुविधाओं का भी बहुत अभाव रहा इन एरियाज़ में। वैज्ञानिक कहते कहते थक गए कि हमें इन क्षेत्रों के लिए अगर धन चाहिए या तमाम प्रकार के मेडिकल जो उस समय के रिसर्च हो रहे थे उसके लिए लैब चाहिए। लैब को स्थापित करने के लिए इनको कभी धन नहीं दिया, क्योंकि लैब की स्थापना अगर होती तो ये तमाम प्रकार की बीमारियों को दूर करने या निदान करने, नैदानिक प्रकार के निदान, या जिस प्रकार कहते हैं रोगों की जांच करने के लिए प्रयोगशाला बन सकती थी। तो इस पर अंग्रेज़ों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना ही इसके लिए प्रॉपर इन लोगों ने धन रिलीज़ किया। दूसरी बात है, विज्ञान की शिक्षा की जो भाषा रखी गई वो अंग्रेजी भाषा रखी गई, और हम जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी। तो जो विज्ञान का शिक्षण है उसकी भाषा अंग्रेजी थी, और अंग्रेजी भाषा सभी लोगों की पहुंच से बाहर थी, और बहुत बड़ा तबका था जो संस्कृत भाषा जानता था। और विज्ञान के शिक्षण जब अंग्रेजी भाषा में रखी गई तो निचले वर्गों के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि निचले वर्ग के लोगों ने कभी अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी नहीं, और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो कई बार अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में भी पढ़े, बल्कि बाहर जा कर के अभिजात वर्ग के लोग पढ़े। तो जो विज्ञान की शिक्षा है वो बहुत, उनका जो इसका प्रसार है वो बहुत कम तबके तक ही हो पाया। बहुत निचले वर्गों की जो समस्या वो वहीं की वहीं बनी रह गई। और जो अधिकारी हैं, ये वेस्टर्न जो पैरामीटर्स हैं विज्ञान शिक्षण के, उन लोगों ने उसी को भारत में भी लागू किया। जैसे भारतीय परिस्थितियों में किस प्रकार की कौन कौन सी बीमारियां हैं, या भारतीय परिस्थितियों में किस प्रकार की फसल का उत्पादन हो सकता है, या भारतीय परिस्थितियों में यदि हम देखें कि कृषि में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन सब के स्थान पर उन्होंने वेस्टर्न पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के शिक्षण को लागू किया। जबकि विज्ञान का शिक्षण यहाँ भारतीय प्रतिमानों को देखते हुए, भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए लागू करना चाहिए था। तो इन लोगों ने पश्चिमी प्रतिमानों को लागू करके भारत में विज्ञान के शिक्षण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। तो ऐसे में जो यहाँ की विज्ञान की जो शिक्षा है, ना वो इंडियन बिल्कुल भारतीय परिस्थितियों में यहाँ पे विज्ञान को पढ़ पाए, यहाँ की परिस्थितियों में समझ पाए यहाँ के विद्यार्थी, ना पूरी तरह पश्चिमी प्रतिमान के हिसाब से ये पढ़ पाए।
तो इस तरह हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो वैज्ञानिक शोध को लेकर के जो विचार है, उनका ये विचार है कि वैज्ञानिक शोध विशुद्ध रूप से केवल ब्रिटेन के लिए है। इंडिया केवल व्यवहारिक पक्ष को देखे। व्यवहारिक पक्ष का मतलब ये है कि जब भी कोई जो भी निष्कर्ष निकले या कोई भी खोज की जाए, बस तुरंत वो उस पर काम करना शुरू करें और उसका त्वरित लाभ जो मिल रहा है वो हमें देना शुरू करें। उस पर शोध करना, मूल शोध करना, ये क्या कैसे ये कोई काम या कोई रसायन या कोई आविष्कार कैसे होता है, कैसे सामान को तैयार किया जाता है, या इसके जो मूल है, जो रिसर्च है, वो मूल के बारे में भारतीय ना जानने पाएँ, बल्कि वो केवल उसका उपयोग करना शुरू करें। उसकी खोज करने के बारे में वो ध्यान ना दें। मूल शोध का काम केवल ब्रिटेन के लिए है। यहाँ पर कितना ज़्यादा हम देखेंगे कि देखिए ब्रिटिशर्स ने चालाकी से काम लिया। विशुद्ध वैज्ञानिक शोध का काम ब्रिटिशर्स ने अपने लिए रख लिया और भारतीयों को केवल व्यवहारिक पक्ष थमा दिया कि आप केवल इसके उपयोगी जो कार्य है इसका उपयोग करना आप शुरू करिए, इस आविष्कार को व्यवहार में लाइए और इसके मूल में आप ना जाएं। मौलिक शोध या व्यवहारिक शोध हम देखेंगे, इसमें जो औपनिवेशिक शोधकर्ताओं जो है ये इस पर इन लोगों ने स्पष्ट ये अंतर रखा कि इस पर केवल ब्रिटिशर्स का ही अधिकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मलेरिया के बारे में भी जो शोध हुआ उस पर रोनाल्ड रॉस का नाम आता है। उसने किस प्रकार से मच्छरों से बीमारी फैलती है उस पर शोध किया। यहाँ पर भारतीय का नाम नहीं आता। इस पर रोनाल्ड रॉस ने काम किया, मलेरिया की खोज के बारे में कि किस प्रकार से मच्छरों से ये फैलता है। उसी तरह एनसी मैकनमारा ने हैजा के ऊपर शोध किया कि किस प्रकार से कॉलरा फैलता यहाँ है। साथ साथ हॉपकिन का एक काम है जो उसने प्लेग के ऊपर किया। प्लेग बड़ी महामारी थी। तो इस तरह मेडिकल के फील्ड में ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक इनको सहयोग नहीं मिला इन वैज्ञानिकों को, क्योंकि ये किसी भी तरह से भारतीय इनके आर्थिक हितों को पूरा नहीं कर रहा था। लेकिन आगे चल करके हम देखेंगे विज्ञान की जो शिक्षण की जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं के साथ भी कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन बाधाओं को होते हुए भी काफ़ी अच्छा काम किया और जो भारतीय विज्ञान के बारे में जो इस प्रकार की धारणा थी कि भारतीय विज्ञान एक स्थिर और ठहराव की दशा में आ चुका है, उस मिथक को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया।